जिम को अलग अलग तरह के फूल इकट्ठा करने का एक अजीब सा शौक था। जंगलों की नमी, काई से ढके पुराने पत्थर और गहरी छाया में उगती हरी पत्तियां उसे जैसे इस दुनिया से काटकर किसी और ही लोक में ले जाती थीं। एक ऐसी जगह जहां समय भी धीमी सांस लेता था। उसी तलाश में एक दिन उसके कदम अनजाने में उस पुराने कब्रिस्तान की ओर बढ़ गए। वही कब्रिस्तान जहां उसके पिता को दफनाया गया था। वहां की शांति अस्वाभाविक थी, इतनी गहरी कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी कानों में चुभने लगी। पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। जिम झुका ही था कि उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके भीतर की सारी गर्मी सोख ली। एक कब्र खुली हुई थी, मिट्टी बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे उखाड़ फेंका हो। ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था, टेढ़ा, दरकता हुआ, और भीतर भीतर लाश नहीं थी। जिम का दिल जोर से धड़क उठा, सांस गले में अटक गई। उसने जमीन की ओर देखा। गीली मिट्टी पर साफ साफ ताजा पैरों के निशान थे, गहरे, असली और डराने वाले। कोई अभी अभी यहां से गया था। यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता था। तभी एक नाम उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, मिस कॉर्लिन। यह उसी की कब्र थी। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होकर गर्दन तक चढ़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया हो। कौन किसी लाश को चुरा सकता है? क्यों? और सबसे डरावना सवाल, क्या वह अभी भी यहीं कहीं मौजूद है? कब्रिस्तान की खामोशी अब शांति नहीं रही थी। वह बोझ बन चुकी थी। हर कब्र, हर पेड़, हर छाया उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। जिम समझ चुका था, अनजाने में उसने एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना शायद अब मुमकिन नहीं, और जिसकी कीमत उसे या किसी और को चुकानी पड़ सकती है। जिम अपने घर की ओर भागा। हर कदम पर जमीन से उठती ठंडी हवा उसकी रूह में सिहरन भर रही थी। दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी, और वह भयानक दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। जैसे ही वह घर में घुसा, उसने कांपते हुए अपनी मां को सब कुछ बताया। मां का चेहरा बर्फ सा जम गया, आंखों में डर की गहराई थी, और उसके होंठ धीरे धीरे कंपा रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, जिम, अब इसे छुपाना असंभव है। तुम्हें तुरंत पुलिस को बताना होगा। जिम रात की काली चादर में बाहर निकला। पेड़ों की छायाएं लंबी और भयावह लग रही थीं, और हर झुरमुट, हर पत्थर उसके पीछे किसी अदृश्य निगाह से घूर रहे थे। हवाओं में अजीब फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई छिपा हुआ निगरानी कर रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को झकझोर गया, और वह महसूस कर सकता था कि अंधेरा खुद जीवित हो उठा है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही जिम ने चोरी हुए शव की सूचना दी। कमरे में एक घुटन भरी चुप्पी छा गई। कागजों की खड़खड़ाहट भी जैसे रुक गई थी। जिम के कानों में अब कोई अज्ञात फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई छाया धीरे धीरे कमरे में घूम रही हो। उसके दिल में डर का एक नया स्तर जन्म ले रहा था। भय, रहस्य और अनजानी ताकतें अभी केवल शुरू हुई थीं, और असली आतंक अभी आने वाला था। पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी ने गंभीर चेहरे के साथ कुछ कांस्टेबलों को बुलाया। उसकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में आदेश। उसने साफ कहा, तुरंत उस कब्रिस्तान जाओ। वहां पहुंचकर यह कंफर्म करो कि यह लड़का सच बोल रहा है या नहीं। फिर अचानक उसने ऊंची, कठोर आवाज में जिम की ओर देखा, और सुनो, अगर यह कहानी झूठी निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। ये शब्द जिम के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसकी सांसें लड़खड़ा गईं, हाथ ठंडे पड़ गए। डर अब सिर्फ उसके मन में नहीं था, बल्कि हर धड़कन में उतर चुका था। कांस्टेबल जैसे ही पुलिस स्टेशन से कब्रिस्तान की ओर निकले, आसमान में जोरदार गर्जना हुई। पल भर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मानो कुदरत खुद उस राज को ढकना चाहती हो। सड़कें भीगने लगीं और अंधेरा और गहरा हो गया। पुलिस स्टेशन के भीतर बाकी अधिकारी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, जैसे वहां कुछ असामान्य हुआ ही ना हो। लेकिन जिम को वहीं बैठकर इंतजार करना था। हर टिक टिक करती घड़ी उसके डर को बढ़ा रही थी। बारिश की आवाज में उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। उसका मन बार बार उसी खुली कब्र, टूटे ताबूत
और उस रहस्य की ओर लौट रहा था। जिम को महसूस हो रहा था, अगर सच्चाई बाहर आई तो सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि कोई बेहद भयानक सच सामने आने वाला है। कांस्टेबलों को निकले पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन न तो वे लौटे थे, न ही कोई संदेश आया था, न कोई फोन। पुलिस स्टेशन की हवा में अब एक अजीब बेचैनी घुलने लगी थी। जिम कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन कब्रिस्तान में भटक रहा था। हर गुजरता पल उसके डर को और गहरा कर रहा था। तभी अचानक ट्रिंग 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 ट्रिंग, रिसेप्शन पर लगे फोन की घंटी सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे स्टेशन का ध्यान उसी ओर खींच गया। फोन उठाया गया और बिना एक शब्द बोले सीधे अंदर सबसे बड़े अधिकारी के केबिन में ट्रांसफर कर दिया गया। जिम की धड़कनें अचानक बेकाबू हो गईं। उसके कानों में खून की आवाज गूंजने लगी। उसे लग रहा था कि वह फोन कोई साधारण खबर नहीं लाया है। इसी बीच दरवाजा खुला। जिम की मां मेरी हाँफती हुई अंदर आई। बेटे की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी नजर जैसे ही जिम पर पड़ी, वह और घबरा गई। कुछ तो बहुत गलत हो चुका था। फोन रखते ही अधिकारी की आंखों का रंग बदल चुका था। बिना कोई भाव दिखाए उसने सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर लोविस और जिम, तुरंत मेरे केबिन में आओ। यह सुनते ही जिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां, मेरी का दिल जोर से धड़क उठा। केबिन का दरवाजा उनके सामने था और उसके भीतर क्या इंतजार कर रहा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिम को बस इतना महसूस हो रहा था, कब्रिस्तान का रहस्य अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है और जो सच सामने आने वाला है वह किसी की जिंदगी बदल सकता है। इंस्पेक्टर लोविस और जिम भारी कदमों से अधिकारी के केबिन में दाखिल हुए। कमरे की रोशनी हल्की थी और दीवारों पर पड़ती परछाइयां किसी अनकहे डर की तरह हिल रही थीं। कुछ पल बाद अधिकारी की सख्त अनुमति पर जिम की मां मैरी को भी अंदर आने दिया गया। दरवाजा बंद होते ही केबिन में एक बोझिल सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने जिम को घूरते हुए कहा, अगर इस मामले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है तो अभी बता दो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द झर की तरह भारी। क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला है। वह पल भर रुका, फिर ठंडी चेतावनी दी, तो मुझे बुरा आदमी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिम का गला सूख गया। उसने कांपते हुए सिर ना में हिला दिया। उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकली। डर ने जैसे उसे जकड़ लिया था। मैरी ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे इस अंधेरे से खींचकर बाहर ले जाना चाहती हो। अधिकारी ने बिना समय गंवाए इंस्पेक्टर लोविस की ओर रुख किया। मिस कॉर्लिन के परिवार को इस चोरी की सूचना तुरंत दी जाए, उनके बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए, हर छोटी बड़ी बात। फिर उसने बाहर खड़े कांस्टेबलों को आदेश दिया, कब्रिस्तान की कड़ी निगरानी रखी जाए, कोई भी अंदर बाहर बिना नजर के नहीं जाना चाहिए। इंस्पेक्टर लोविस ने एक पल सोचा, फिर गंभीर आवाज में कहा, सर, मैं खुद मिस कॉर्लिन के घर जाकर उनसे बात करना चाहता हूं। अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा और अनुमति दे दी, लेकिन अगला आदेश और भी चौंकाने वाला था। जिम और उसकी मां भी तुम्हारे साथ जाएंगे। यह सुनते ही जिम के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसकी मां का चेहरा और पीला पड़ गया। मिस कॉर्लिन का घर, वही घर जहां से शायद इस रहस्य की शुरुआत हुई थी, या शायद अंत। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस घर के दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा है। सच, डर, या कोई ऐसा रहस्य जिसे दफन ही रहना चाहिए था। अपने सीनियर अधिकारी का यह आदेश इंस्पेक्टर लॉविस को भीतर तक खटक रहा था। उनका मन इस फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन वर्दी के साथ बंधी मजबूरी उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। आदेश का पालन करना ही उनका धर्म था, चाहे उसके पीछे कितनी भी अनहोनी क्यों न छिपी हो। लॉविस ने भारी आवाज में कहा, पीटर, गाड़ी निकालो। तेज बारिश की धाराओं के बीच पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ गई। अंदर का माहौल अजीब तरह से भारी था। इंस्पेक्टर लोविस, 2 कांस्टेबल पीटर और मैक, पीछे बैठे जिम और उसकी मां मेरी। बारिश की आवाज कांच पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई लगातार दस्तक दे रहा हो।
जिम खिड़की से बाहर देख रहा था। हर गुजरती स्ट्रीट लाइट उसे किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। लगभग 65 मिनट बाद गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। यह मिस कॉर्लिन का घर था। घर नहीं, एक हवेली, अत्यधिक बड़ा, आलीशान और डराने वाली शांति से भरा हुआ। बाहर दो बेहद महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी चमक बारिश में भी फीकी नहीं पड़ी थी। हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे भीतर कोई सांस भी धीरे ले रहा हो। जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकी, बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सैल्यूट मारा। बिना कुछ पूछे उसने भारी भरकम मेन गेट खोल दिया। लोहे का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर तक घुस आया। कांस्टेबल पीटर गाड़ी से उतरा और गार्ड से बोला, हमें मिस कॉर्लिन के बारे में जानकारी चाहिए। उनके फैमिली मेंबर से तुरंत मिलवाओ। गार्ड की आंखों में एक पल के लिए झिझक झलकी, बहुत हल्की, लेकिन इंस्पेक्टर लोविस की नजर से बच नहीं पाई। और उसी पल लोविस को एहसास हुआ, यह घर सिर्फ बड़ा और अमीर नहीं है, यह घर कुछ छुपा रहा है, और जो भी छुपा है वह एक चोरी हुई लाश से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंस्पेक्टर लोविस अपनी पूरी टीम के साथ भारी कदमों से उस पुराने खामोश घर में दाखिल हुए। दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया की आवाजें जैसे भीतर घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पाईं। घर के भीतर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां केवल एक ही शख्स मौजूद थी, मिस कॉर्लिन की मां, मिस सोफिया। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ डर और अनकहे राज तैर रहे थे। बिना ज्यादा कुछ कहे मिस सोफिया रसोई की ओर बढ़ी। कुछ ही देर में वह नाश्ता लेकर लौटी। प्लेटें मेज पर रखते समय उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, या शायद इंस्पेक्टर को ऐसा ही लगा। चाय की भाप कमरे में फैलने लगी और उसी भाप के बीच मिस सोफिया की धीमी आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर। उन्होंने नजरें उठाए बिना पूछा, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन उस कमरे में बैठे हर इंसान को महसूस हो रहा था। यह सवाल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, यह किसी गहरे रहस्य का दरवाजा था, जिसे खोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। इंस्पेक्टर लोविस ने चाय की एक धीमी सिप ली। कप को मेज पर रखते समय कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन कमरे की खामोशी जैसे और गहरी हो गई। बेहद शांत, लगभग बेपरवाह स्वर में उन्होंने कहा, हम आपकी बेटी मिस कॉर्लिन के बारे में आपसे कुछ बातें करने आए हैं। यह सुनते ही मिस सोफिया की पलकों में ठहरी नमी टूटकर बाहर आने को बेताब हो गई। उनकी उंगलियां कप के किनारे कस गईं। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली, मानो शब्दों को भीतर ही दबा रही हों। फिर भारी आवाज में उन्होंने कहा, कॉर्लिन को गए पूरे 2 साल बीत चुके हैं, इंस्पेक्टर। उनकी आंखों से एक आंसू फिसलकर गाल पर लकीर खींच गया। अब इतने सालों बाद आप उसके बारे में क्या जानने आए हैं? कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें बीते हुए सालों की चीखें, दबी हुई सच्चाइयां और दफन किए गए रहस्य धीरे धीरे सांस लेने लगे थे। इंस्पेक्टर लोविस धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। कमरे की रोशनी उनके चेहरे पर एक पल के लिए पड़ी और फिर साए में खो गई। उन्होंने मेज से पानी का गिलास उठाया और बिना जल्दबाजी के मिस सोफिया की ओर बढ़ा दिया। हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। उनकी आवाज बेहद शांत थी, इतनी शांत कि वह और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं, वह एक पल के लिए रुके। उस ठहराव में घड़ी की टिक टिक भी असहनीय लगने लगी। उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। मिस सोफिया की उंगलियां गिलास को थामते हुए कांप उठी। इंस्पेक्टर की आंखें एक पल के लिए पूरे कमरे पर घूमी, मानो दीवारें भी सुन रही हों। हम चाहते हैं, लोविस ने धीमे मगर सख्त स्वर में कहा, कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहीं अभी बुला लें। उनके शब्द हवा में ठहर गए, एक ऐसे आदेश की तरह जिसका मतलब सिर्फ बातचीत नहीं था, बल्कि किसी दफन सच को जिंदा करना था। मिस सोफिया ने कांपते हाथों से पानी का एक घूंट लिया। गिलास उनके होंठों से टकराया तो हल्की सी आवाज हुई,
मानो सन्नाटे ने भी सांस रोक रखी हो। उनकी आवाज भर्रा गई, यहां मेरे अलावा कोई नहीं है। उन्होंने नजरें झुका लीं। मेरे पति की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे और भारी हो गईं। कुछ पल बाद उन्होंने टूटी हुई सांसों के बीच कहना शुरू किया, कॉर्लिन हमारी एकमात्र औलाद थी। उनकी आवाज में गर्व और दर्द एक साथ घुल गया। पढ़ाई में अव्वल, पास के शहर के सबसे बड़े कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक उजली सी याद चमकी। वह बस कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने हमारे पास आई थी। फिर अचानक उनकी आवाज टूट गई, लेकिन शायद किसी को भी यह अंदाजा नहीं था। उन्होंने गिलास मेज पर रख दिया कि ये छुट्टियां उसकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां होंगी। कमरे में हवा जैसे ठंडी पड़ गई। आज से ठीक 2 साल पहले उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी रुक के। पास के जंगलों में उसकी लाश मिलने से हमारा पूरा घर उजड़ गया। वे बोलते बोलते चुप हो गई। सिर्फ सिसकियों की आवाज रह गई और इंस्पेक्टर लोविस समझ गया, यह कहानी जितनी दिखाई दे रही थी उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। मिस सोफिया ने कांपती सांसों को संभालते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द के साथ वह किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद रही हों। कॉर्लिन के पिता सरकार के धातु उद्योग मंत्रालय में काम करते थे। उन्होंने एक पल रुककर कहा, ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। कमरे में बैठी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि कॉर्लिन छुट्टियों के लिए घर आई है, उन्होंने भी छुट्टी ले ली। उनकी आंखों में एक बुझा हुआ सुकून झलका जो तुरंत ही अंधेरे में डूब गया। उस रात उनकी आवाज और धीमी हो गई। रात का खाना खाने के बाद कॉर्लिन और उसके पिता घर के पीछे वाली झील के किनारे टहल रहे थे। झील का नाम आते ही कमरे में जैसे ठंडक फैल गई। सब कुछ सामान्य था, उन्होंने निगलते हुए कहा। तभी अचानक कॉर्लिन के पिता के फोन पर उनके दफ्तर से एक अर्जेंट कॉल आया। उन्होंने अपनी उंगलियां आपस में कस लीं। आवाज इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अपना लैपटॉप लेने घर के अंदर जाना पड़ा। मिस सोफिया की आंखें भर आईं। कॉर्लिन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, पिताजी आप जाकर अपना काम निपटा लीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूं। उनके होंठ कांप गए। वह झील के किनारे अकेली रह गई और वही उस रात का आखिरी सामान्य पल था। कॉर्लिन के पिताजी मुश्किल से 15 मिनट बाद वापस झील के किनारे पहुंचे। लैपटॉप अब भी खुला रह गया था, लेकिन उनके कदम तेज थे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। झील का पानी वैसा ही शांत था, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज। कॉर्लिन, उन्होंने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वह जगह जहां उन्होंने उसे छोड़ा था अब खाली थी। घास कुचली हुई थी, हवा अचानक ठंडी हो गई थी और झील के ऊपर हल्की धुंध तैरने लगी थी। कॉर्लिन वहां से गायब थी, ऐसे जैसे उस अंधेरी रात ने उसे निगल लिया हो। और उसी पल एक साधारण सैर एक डरावने रहस्य में बदल चुकी थी। उन्होंने घबराई हुई आवाज में मिस सोफिया को पुकारा। उन्हें पूरा यकीन था कि कॉर्लिन शायद अपनी मां के पास चली गई होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के भीतर कदम रखा, एक चीख गूंज उठी। कॉर्लिन के गायब होने की बात सुनते ही मिस सोफिया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। घर की दीवारें उस पल जैसे ढह गईं। पड़ोसियों को बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी गई। उस रात कोई सो नहीं पाया। लालटेने हाथों में लिए लोग झील के किनारे जंगल की ओर हर पगडंडी पर भटकते रहे। पुलिस की टॉर्चें अंधेरे को चीरती रहीं। नाम पुकारे जाते रहे, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की सिसकती खामोशी मिली। पूरी रात की मशक्कत के बाद भी कॉर्लिन का कोई सुराग नहीं मिला। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और। कॉर्लिन के गायब होने की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर घर में फुसफुसाहटें थीं, हर रास्ते पर सवाल। तीसरे दिन दोपहर के वक्त पुलिस विभाग से कॉर्लिन के पिताजी के पास फोन आया। आवाज भारी थी, औपचारिक। जंगल में एक लाश मिली है,
लाइन के उस पार सन्नाटा छा गया। शव सड़ा हुआ है, खून से लथपथ। आवाज रुकी, फिर बोली, कुछ जगहों पर जानवरों के दांतों के निशान भी हैं। सूचना फॉरेस्ट गार्ड ने दी थी। लाश की पहचान के लिए कॉर्लिन के पिताजी को जंगल बुलाया गया था और उसी पल उम्मीद का आखिरी दिया भी तेज हवा में कांपने लगा। वह कॉर्लिन ही थी। जैसे ही कॉर्लिन के पिताजी की नजर उस लाश पर पड़ी, उनकी आंखें एक पल के लिए खुली रह गईं। फिर उनका शरीर लड़खड़ा गया। अगले ही क्षण वह जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने उन्हें होश में लाने के लिए सीपीआर दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरा सख्त था, आवाज सपाट। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वक्त वहीं रुक गया। अगले 2 दिनों तक, जब तक कॉर्लिन के पिताजी को होश नहीं आया, कॉर्लिन की लाश अस्पताल के मुर्दा घर में ही रखी रही। लेकिन मौत इंतजार नहीं करती। धीरे धीरे शव की हालत बिगड़ने लगी। सड़ांध बढ़ती गई। घाव और गहरे लगने लगे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। आखिरकार फैसला लिया गया, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। कॉर्लिन का अंतिम संस्कार कर उसे दफना दिया गया। सबने मान लिया कि यह किसी बड़े जानवर का हमला था। जानवर के दांतों के निशान, जंगल, खून। कॉर्लिन के माता पिता की सहमति पर पुलिस ने भी फाइल बंद कर दी। लेकिन कुछ सवाल कभी दफन नहीं हुए। उस वाकये के 1 साल के भीतर कॉर्लिन के पिताजी को 2 बार और दौरे पड़े। दूसरा दौरा आखिरी साबित हुआ। और अब मिस सोफिया की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। और अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में किसी अधूरी सच्चाई की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ और बड़े राज सामने आना अभी बाकी है। अगला अध्याय सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर साझा करें। आपका हर एक सपोर्ट हमें आगे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।